और अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की। तो ईरान जल्द ही इजराइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है। यह खुफिया जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि किसी भी समय ईरान या उसके प्रतिनिधियों की ओर से इजराइल पर हमले किए जा सकते हैं। युद्ध का यह अलर्ट ऐसे समय पर जारी किया गया है जब इजराइल पहले से ही जवाबी हमले की तैयारी में है। ऐसे में माना जा रहा है कि किसी भी समय महायुद्ध का बिगुल बज सकता है। ईरान हाल के 2 हमलों का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला करने की बात कह चुका है। इसे लेकर मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पर है। 31 जुलाई को इजराइल ने तेहरान में हमला करके हमास नेता इस्माइल हनिये की हत्या कर दी थी। इसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फुआद शुक्र को हवाई हमले में ढेर कर दिया था। इसे लेकर ईरान इजराइल से बदला लेने की आग में जल रहा है। अब अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने की अपील की है, जिससे मध्य पूर्व में स्थिति और बिगड़ गई है। इसे लेकर ब्रिटेन सरकार की ओर से संयुक्त बयान जारी किया गया है। इस संयुक्त बयान में कहा गया है कि वो ईरान और उसके सहयोगियों से ऐसे हमलों से बचने की अपील करते हैं जो क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाएंगे। इस बीच अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मिसाइलों से लैस पनडुब्बी मिडिल ईस्ट में भेजी है। अमेरिका ने समंदर से लेकर आसमान तक ईरान की ऐसी घेराबंदी की है कि अगर उसने इजराइल पर हमला करने की कोशिश की तो पलक झपकते ही अमेरिका उसे धुआं कर देगा। इजराइल पर ईरान के संभावित हमले के मद्देनजर लुफ्तांजा ने अपनी कई उड़ानें 21 अगस्त तक रद्द कर दी हैं। तेल अवीव, तेहरान, बेरूत, अम्मान और एरबिल के लिए 21 अगस्त तक कोई फ्लाइट नहीं चलेगी। अब ये समझ लेते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसे समझने के लिए हमें भारत के रुख को समझना होगा। दरअसल भारत का रुख इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा न्यूट्रल रहा है। भारत में भी अलग अलग पहलुओं पर इस जंग का असर हो सकता है। इन देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस निकालना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके साथ ही भारत क्रूड ऑयल सप्लाई पर भी इस जंग का बड़ा असर पड़ सकता है। भारत क्रूड ऑयल का 2/3 हिस्सा इन्हीं युद्धग्रसित क्षेत्रों से खरीदता है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से भारत ने तेल आयात की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, जिसके जरिए भारत अब रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है। लेकिन युद्ध शुरू होने पर तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमत $100 तक पहुंच सकती है, जिसका असर महंगाई पर भी देखने को मिल सकता है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बग्गा और विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा। अजय सर और रविंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। रविंद्र सर, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। ये जो संकट है ये कुछ बड़ा रूप, कुछ विकराल रूप लेता हुआ दिख रहा है। इधर आशंका तो बनी हुई है, अमेरिका भी मुस्तैद हो गया है, इजराइल पहले ही कह चुका है और ईरान भी कह चुका है कि हम तो बदला लेंगे। ऐसे में क्या एक बड़े युद्ध की, एक बड़ी विनाश की आहट दिख रही है आपको क्या? थैंक यू दीपक जी, आपके साथ ऑलवेज अ प्लेजर एंड विद आवर एमिनेंट पैनलिस्ट। थैंक यू सर। ये जो बड़े युद्ध की जो आहट है ना, अभी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें आपको मैं 3 एलिमेंट देता हूं जो इस युद्ध को और कॉम्प्लिकेट कर देंगी। शायद हम अमेरिका ईरान पे वापस आएंगे। पहली बात, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ले जा रहा है। शायद आने वाले दिनों में क्या ईरान एक न्यूक्लियर टेस्ट करेगा? अगर ईरान ने अपने एक एटॉमिक वेपन का टेस्ट किया, वो एक अलग डायमेंशन में ले जाएगा इस पूरे माहौल को। दूसरी चीज, मानिए ईरान इजराइल का जो भी आपस में ये वो हुआ, अभी तक ये कहा जाता है कि अमेरिका और नेटो तो ईरान के आने वाले मिसाइलों को इजराइल से बचाव करेंगे, राइट, डिफेंस करेंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस तो करा, क्या अब नेटो और अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगी? वो एक अलग डायमेंशन खुल जाएगा, राइट। और एक तीसरा डायमेंशन जो बड़ा खुल जाएगा इस पिटारे में, हूती जो है, ठीक है वो इजराइल से कुछ नहीं कर पाते ये वो, पर हूतीस का सऊदी अरब के साथ पुराना रंजिश है। ईरान की अगर इतनी चलती है हूतीस के ऊपर और पूरे रीजन को अब आर या पार होना है, तो क्या ईरान हूतीस को बोलेगा सऊदी अरब पे अटैक करो? ये 3 एक बहुत ज्यादा अलग किस्म के गेम चेंजर हो जाएंगे, अदर दैन जो ऑलरेडी आप और हम
और आपके दर्शक हम सोच रहे हैं क्या होगा, ईरान करेगा इजराइल पे, इजराइल कैसे रोकेगा। मैं तीनों दोबारा रिपीट करता हूं, ईरान क्या न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट रेडी है, एक बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल। दूसरा, अगर ईरान इजराइल का अटैक वटैक हुए, ठीक है, अमेरिका ने डिफेंड किया ना, पिछले 300 गिरे थे उन्होंने रोके। तो अभी तक तो हम सब समझते हैं कि नेटो और अमेरिका इजराइल की रक्षा करेंगे। पर क्या ऐसा हो जाएगा कि अमेरिका और नेटो ईरान के ऊपर अटैक भी कर देंगे? वो भी हो सकता है ना। जब गेम जब बिखरेगी तो बिखरेगी। बिल्कुल। और अगर जब बिखरेगी, तीसरा पॉइंट है, इतनी अगर बिखर गई और ईरान की अगर हूती पे चलती हो, वो छोड़ो हिजबुल्लाह से वो इजराइल पे अटैक करवाएंगे, वो अलग सोचिए सारा। पर अगर ईरान की हूती पे इतनी चलती है, और हूती बड़े अजाइल फाइटर्स हैं बाय द वे, इन्होंने लोगों को दांतों के चने चबवा दिए, काइंड ऑफ थिंग, राइट? ओके। तो हूती सऊदी पे अटैक करेंगे तो आपकी तेल वेल जो भी आपकी, ये तीन बहुत ज्यादा गेम चेंजर सिचुएशंस हो सकती है, हम कह नहीं सकते। बट दैट कुड बी, जब आप बात करते हैं कि क्या बड़ा विस्फोटक, किसी को पता नहीं है क्या बिल्कुल। होगा, ये तीन बहुत एक अलग एलिमेंट्स है। बिल्कुल सर, कयास ही लग रहे हैं, लेकिन हाँ, कम से कम एक बड़े संकट की, एक बड़े युद्ध की आशंका जरूर बनी हुई है। अजय सर, जैसे कि 3 अहम पॉइंट रोबिंदर सर ने बताए, और जाहिर तौर पर इन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका भी मुस्तैद हो चुका है और आशंका बनी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में ट्रेड कितना अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है? पूरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा वहाँ के ट्रेड को बाधित करेगा। ऐसे में भारत पर उसका कितना बड़ा असर होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे रुबिंदर सर ने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट बहुत हो सकते हैं और पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है। अच्छी बात क्या है कि आज टर्की में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये स्पष्ट बयान दिया कि मेरी जो तुर्की आला कमान से बात हुई है, वो काफी निश्चिंत है कि बड़ा फैलाव नहीं होगा, और तुर्की का काफी कहना ईरान मानता है, तो वो मध्यस्थता कर सकते हैं और कुछ यहाँ पे अमन बना रहे, जितना बन सकता है वो शायद कर सकते हैं, वो एक पॉजिटिव है। बाकी अगर आप देखें तो 2006 के बाद ये सबसे बड़ा युद्ध होगा इजराइल और हिजबुल्लाह का, और इजराइल और ईरान का तो अभी तक सीधा युद्ध नहीं हुआ, 1000 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, तो वो एरियल वॉर ही होगा। बट ईरान इसके लिए पिछले 20 सालों से तैयारी करते रहे हैं, और आप देखें तो जो रॉकेट या ड्रोन ये छोड़ रहे हैं वो $1000 के हैं, उसके सामने जो आयरन डोम का मिसाइल आता है जो 2000 किलोमीटर पर आवर चलता है, वो $80,000 का है। तो 1 लाख ऐसे ड्रोन और मिसाइल तो हिजबुल्लाह के पास एस्टिमेटेड, और हिजबुल्लाह भी बदल चुका है 2006 के बाद, कि उसने सीरिया में लड़ाई की है ईरानी सैनिकों और रशियन सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिला के। सीरिया की सिविल वॉर में हिजबुल्लाह को बहुत कशमकश करनी पड़ी और काफी सफलता मिली है। तो उसके पास जो 40-50 हजार सैनिक हैं, वो बहुत बड़ी एक फौज है, और साथ में असला है उसके पास ईरान से, ड्रोन्स का भी और मिसाइल्स का भी। ईरान के मिसाइल्स की रेंज और एफिशिएंसी बढ़ चुकी है 2006 के बाद, कि वो पूरे इजराइल को अपने घेरे में ले सकते हैं। तो ये काफी बड़ा संकट है। और जैसे रुबिंदर सर कह रहे थे, अगर ये खाड़ी पे पड़ता तो विश्व का लगभग 30 मिलियन बैरल दिन का खाड़ी से निकलता है। तो अगर जैसे एक बार एक ड्रोन अटैक होती कर दिया था अरामको के रिफाइनरी के ऊपर, और हमने देखा किस तरह से की कीमतें बढ़ी, तो ये प्रॉब्लम ला सकता है। और स्पेयर कैपेसिटी किसके पास है? रशिया के पास थोड़ी सी स्पेयर कैपेसिटी है, और सऊदी के पास 3 मिलियन बैरल की स्पेयर कैपेसिटी है आज के दिन, और किसी के पास नहीं है। तो अगर सऊदी का 9-10 मिलियन बैरल वाइप आउट हो जाता है, या इराक के ऑयल फील्ड्स पे अटैक कर देता है ईरान, या पर्शियन गल्फ में ही 2 टैंकर गिरा देता है, बहुत छोटा है पर्शियन गल्फ का दायरा, तो वहां एक टैंकर आपने गिराया तो पूरा ईरान के कब्जे में आ जाता है पर्शियन गल्फ। अब वहां आपके टैंकर के द्वारा
जा सकेंगे, पाइपलाइन से जो आप लेके जाएं यूरोप के तरफ निकाल के तो ले जाएं। तो ये काफी बड़ा महत्वपूर्ण एक स्पाइक आ सकता है तेल में। दूसरा भारत के लिए है कि हमारा अच्छे रिलेशंस हैं ईरान के साथ ट्रेडिशनली। बाहर पोर्ट बॉर्डर के सामने हम बना रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान के सामने चबाहर पोर्ट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और इजराइल हमारे लिए अहमियत रखता है। दोनों ही तरफ भारत को नुकसान ही है अगर ये लड़ते हैं। तीसरा जो इम्पैक्ट आता है, जो भारतीय उधर हैं खाड़ी में काम करते हैं, जो हमने सद्दाम हुसैन 1 और सद्दाम 2 दोनों टाइम जो देखा, वो काफी आती है भारत की इकोनॉमी पे, क्योंकि रेमिटेंस इकोनॉमी में जो 130 बिलियन डॉलर साल के आ रहे हैं, जो हमारा करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा तबका से आता है। तो ये 3 इश्यूज आप देख सकते हैं। तेल की कीमतें, ईरान और इजराइल दोनों भारत के दोस्त हैं। तीसरा, भारतीय मूल के लोग जो खाड़ी में काम कर रहे हैं, और अगर वो फैलाव हुआ जंग में तो पे जो इश्यू आएगा, पे जो असर आए। बड़ी बड़ी अहम बात कही सर आपने कि ये तीन स्तर से बात, चाहे दोनों की युद्ध की हो, बात चाहे क्रूड के हिसाब से हो या फिर जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उस लिहाज से भारत पर एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिखेगा। ऐसे में रोबिंदर सर, सवाल ये भी बनता है कि अगर ईरान बड़े हमले की तैयारी करता है, जाहिर तौर पर फिर दोनों तरफ से हमले होंगे, ऐसे में क्या जो मुस्लिम देश हैं जिनमें सहमति बनती नहीं दिखती है, इस मौके पर क्या वो मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े होते हुए दिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोटा मोटा अगर मैं कहूं, जितने ये मुस्लिम देश हैं अरब कंट्रीज के, ये ईरान के साथ खड़े नहीं होंगे। इनमें से देखिए, जो मोनार्कीज हैं, जिनकी सरकारें हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी है, जॉर्डन है, ये सब एक तरह से अमेरिका के नॉट खेमे में है, बट अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। ये कोई नहीं आएंगे। तो जो ऑफिशियल जिन देशों में सरकारें हैं वो नहीं आएंगी। खतरा ये होगा इन देशों को, सऊदी, एमिरेट्स, जॉर्डन, कि इनकी अवाम अगर भड़क गई, बहरीन, इनकी अवाम भड़क गई तो इनकी अपनी सत्ता खतरे में आ जाएगी। वो एक अलग एलिमेंट होगा। तब ये लोग कुछ अपना माहौल चेंज करेंगे, अदरवाइज ये कोई लड़ाई में नहीं आने वाले, शायद, जो मुझे दिखता है। ओके। सेकेंडली, अभी जो अजय जी कहते हैं, इन्होंने बहुत सही राउंड अप किया मल्टीपल फैक्टर्स का। आई थिंक एक एलिमेंट डेफिनेटली वो ऐड करते, और भारत की इकोनॉमी में जो फर्क पड़ेगा ऑल्सो विल बी ऑन शिपिंग एंड फ्रेट। टाइम एंड कॉस्ट ऑफ शिपिंग हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एंगल से, दैट्स देयर। नाउ बैक टू जो आपका जो क्वेश्चन है कि अरब देश आएंगे या नहीं आएंगे, ये जो सरकारें हैं, देखिए अरब में इस माहौल में 2-3 जगहें हैं। कुछ तो देश हैं जिनमें इफेक्टिव सरकार है, अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन आप ले लीजिए, और कुछ। बट ऑल्सो कुछ ऐसे देश, कोट अनकोट देश हैं, जो कि अनगवर्नेबल या लूज है। इराक, सीरिया, करेक्ट, लेबनान, इन देशों में सरकार कोई है नहीं। इन देशों में जो है, इन देशों में मिलिशिया ग्रुप्स हैं। यस, ये जो मिलिशिया अलग अलग ग्रुप्स हैं, ABCD, इस्लामिक जिहाद, ये वो एक्सेट्रा, ये लोग डेफिनेटली आएंगे, इनके मिलिशिया है, और ये लोग जुड़ेंगे हिजबुल्लाह से। करेक्ट। लेबनान, क्योंकि लेबनान के साथ इन देशों की बाउंड्री है, लैंड कनेक्ट है। तो सीरिया से आ सकते, जैसे एक जमाना था ना, अफगानिस्तान में सारे जिहादी पहुंच रहे थे, चलो अफगानिस्तान, तालिबान, राइट। तो अगर ये जंग हो गई हिजबुल्लाह द्वारा ऑल्सो, तो ये जो ग्रुप्स हैं सीरिया में और इराक में, ये ग्रुप्स इंडिपेंडेंट ABCD जो भी एक्सिस के जो ग्रुप्स हैं, मिलिशियाज हैं, ये लेबनान की तरफ आएंगे और हिजबुल्लाह से जुड़ेंगे। तो वो जुड़ेंगे, बट सरकारें जो है इस रीजन में, कोई सरकार नहीं आने वाली। हर सरकार अपना एंगल देख रही है, और हर सरकार की अपनी डिफिकल्टीज हैं, इश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। एंड लास्टली आई अगेन से, अगर ये मतलब त्राही हो गई, हम वी कैन वर्क बैकवर्ड्स, वैसे में, और ईरान की अगर एबिलिटी है, कुछ पता नहीं, देखिए ये भी है, हूती और हिजबुल्लाह ये अपने हिसाब से भी चलते, ये ऐसे नहीं है कि ये ईरान के टोटल पपेट है।
अपनी भी हिसाब रखते हैं, अपने अपनी लोकेशन के हिसाब से। जरूरी नहीं कि ईरान गए आज हिजबुल्लाह को तू जाके लड़, हिजबुल्लाह नहीं करेगा, वो अपना हिसाब देखेगा, वो अपनी स्ट्रेटेजी देखेंगे, वो अपना हिसाब देखेंगे। बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही आपने। लास्ट पॉइंट, ऐसे में हूती जो है वो सऊदी से भी लड़ सकते हैं और यूनाइटेड अरब एमिरेट से भी लड़ सकते हैं। हार्डली 3 साल पहले इन्होंने यूएई के आबू धाबी एयरपोर्ट में ड्रोन फेंके थे, इनके मिसाइल। तो अगर ये इतना हो गया और ईरान की अगर इतनी एबिलिटी है जो दुनिया कहती कि ये सबको टहला देगा, तो ईरान फिर हूती को बोलेगा भैया तू अरब आबू धाबी में भी अटैक कर, सऊदी में भी कर, और वो दोनों इसे झेल नहीं पाएंगे बाद में। एग्जैक्टली, बड़ी बड़ी अहम बात कही है आपने, बड़े विस्तार से समझा दिया इस सरल तरीके से। अजय सर, इस पे एक और सवाल ही बनता है कि जो सबसे बड़ी चिंता है वो क्रूड ऑयल को लेकर बन रही है, और क्रूड ऑयल अभी भी सरकार ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है थोड़ी सी, रूस से काफ़ी कुछ हम ले रहे हैं तेल, लेकिन क्या रूस या अगर हम मिडिल ईस्ट की टेंशन को बढ़ते हुए देखते हैं तो मिडिल ईस्ट के अलावा क्या विकल्प है हमारे पास क्रूड को लेकर? ज्यादा नहीं है, वही प्रॉब्लम वही है। गयाना वगैरह शुरुआत हो रही है, बहुत कम है एक तो, और बहुत टाइम लगता है। रूस का भी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है बढ़ाने का, क्योंकि सैंक्शंस के बाद उनका भी जो 9 मिलियन 9.5 मिलियन दिन का बना रहे हैं वो कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ओपेक प्लस के कोटा से 2.5 लाख बैरल दिन के ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, वो जुलाई के जो नंबर आईईए के निकल के आए हैं। तो रूस के पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। मिडिल ईस्ट का अगर बड़ा तबका तेल का निकल जाता है और वो उसको टाइम लगता है 1-2 महीने फिर से ऑनलाइन लाने के लिए, तो है नहीं, कोई विकल्प है नहीं दुनिया भर में, क्योंकि अमेरिका का भी वो बिल्कुल ऑन कैपेसिटी काम कर रहे हैं वो, और वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डालना शुरू करेंगे बनिस्बत इसके कि भारत वगैरह को वो सप्लाई करें। तो वो, और हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है नहीं, वो हमने बनाया नहीं, और इतना है नहीं कि कुछ दिन से ज्यादा हम इसको बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। बिल्कुल, क्रूड चिंता बढ़ा सकता है। और एकदम छोटा सा सवाल रविंदर सर चाहेंगे शॉर्ट आंसर में आपसे कि इसी बीच अमेरिका में चुनाव होने, ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि हम इजराइल के साथ में हैं, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी डेमोक्रेट के लिए यूएस में ये अगर संकट बढ़ता है इधर? बिल्कुल शॉर्ट में आंसर चाहूंगा सर। क्विक, चुनौती बहुत बड़ी होगी। संकट बढ़ता है तो आई थिंक बाइडन जो अपनी लेगेसी बनाना चाह रहे थे, बना सकते थे कि मिडिल ईस्ट में शांति हो जाए, गाजा में अकॉर्ड हो जाए, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो जाए, वो सब तो टैंक अप हो जाएगा। तो डेमोक्रेट्स के लिए चुनौती रहेगी, बाइडन की लेगेसी पे भी चुनौती रहेगी कि ये मिडिल ईस्ट को सॉल्व तो क्या, या तो आग भड़क गई तो ट्रंप को इश्यूज मिल जाएंगी बाइडन को अटैक करने की कि इसकी फॉरेन पॉलिसी सारी गलत रहेगी। बिल्कुल सर, यानी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती हुई लगातार दिख रही है, लेकिन वो टेंशन कितना बड़ा रूप लेगी उसका हम अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, दुनिया में शांति बनी रहे, लेकिन उसके आसार बहुत कम दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे रविंदर सर और अजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।